नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। आज हम लोग आ गए हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर लेके, है ना। पिछले दो लेक्चर्स आ चुके हैं। पिछले दो लेक्चर्स में बच्चा हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ लिया बेसिकली, अगर देखा जाए तो चार्ज के बारे में पढ़ लिया, करंट के बारे में पढ़ लिया। करंट पढ़ लिया था ना, अरे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये सारी छोटी छोटी बातें हमने क्या कर ली थी भाई, ऑलरेडी पढ़ के रखी हैं। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में जो सेकंड वाला लेक्चर का जहाँ पे मैंने एंड किया था, तो उसमें सबसे लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? दैट इज रेजिस्टिविटी। आई थिंक सब लोग मस्त हो गए यार, मौज काट रहे होगे अपने अपने जीवन में, मज़ा आ रहा होगा। 10वीं क्लास में सब लोग पहुंच गए हो, बहुत अच्छा भी लग रहा होगा कि नहीं अब हम 10th में पहुंच गए हैं, मस्त आराम से। अब तो ज़िंदगी में 1 साल और पढ़ना है। घर वाले कहते हैं ना 10th पढ़ लो फिर नहीं पढ़ना, अबे ऐसा नहीं है, ठीक है। 10th के बाद 11th ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 12th में उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अरे सर कब तक करनी पड़ेगी? जब तक जिंदा हो तब तक करनी पड़ेगी। देखो इट्स अ फैक्ट कि आप जब तक जिंदा हैं, अलाइव हैं, तब तक आपको लगातार मेहनत करनी ही पड़ेगी, करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ एक बार फिर से जान लेते हैं हमारा रेजिस्टिविटी क्या होता है। बेटा ध्यान से समझना सब लोग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आसान टॉपिक है। रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है? इससे पहले हमने क्या जाना था? रेजिस्टेंस के बारे में जाना था। रेजिस्टेंस क्या था भाई? ऐसा डिवाइस, अच्छा डिवाइस क्या था? रजिस्टर था, ठीक। और हमारा रेजिस्टेंस क्या था? प्रोसेस था, कि हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस रेजिस्टेंस को अप्लाई कराने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर। छोटे छोटे जगह से छोटी छोटी चीज़ों में लगा रहता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में वो लगा रहता है। बात को समझना। तो रेजिस्टिविटी क्या है तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक। सपोज कर ये हमारा कंडक्टर है, ठीक। सपोज कर दिया हमने ये हमारा क्या है? कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का ये हमारा जो एरिया दिया हुआ है इसको अपन कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम ये मान लेंगे कि हमारा ये जो कंडक्टर है इसका लेंथ क्या दे रखा है बच्चा? एल लेंथ हमको दे रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है। सर तो करंट तो तब ना फ्लो होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। भाई देखो, एक साइड को हमने हायर पोटेंशियल मान लिया, एक साइड को हमने लोअर पोटेंशियल मान लिया। हमने मान लिया ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव है, हमने मान लिया ये वाला साइड हमारा नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉन चचा होते हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिकली मैनर में नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वी वेलोसिटी से चलते हैं। सर वो वेलोसिटी क्या होती है? अब भी बस विद इन 10 से 12-15 मिनट के अंदर इस टॉपिक के ख़त्म होते ही मैं उसको बताऊंगा, ठीक। तो हमारे पास क्या है? लेंथ एल दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया। तो हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने सीधे सीधे लैंग्वेज में ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। मतलब हम किसी भी कंडक्टर का जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसी वैसी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम किसी वायर को खींच के बड़ा कर दें तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा होगा? बढ़ जाएगा उस कंडक्टर का, उस वायर का, ठीक है बच्चे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर हमको क्या बताया गया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब हमारे एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम किसी भी वायर का एरिया बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर मतलब, अबे मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना पतला आप तार लगाए रहोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? जितना आप पतला तार लगा रहोगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना मोटा तार लगाए रहोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपने वायर का एरिया बढ़ा दिया। और जैसे ही आपने वायर का एरिया बढ़ा दिया
तो वैसे ही रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, क्योंकि एरिया से हमारे रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक सर, बहुत सही समझ में आ गया। इस पैरामीटर को अगर एक जगह पे हम लिख लें कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, तो यहाँ पे देखेंगे हमको पता है जन्म सिद्ध अधिकार, रेजिस्टेंस के बाद जो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, तो R इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लगेगा दिस इज रो L बाई A, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमको किसका मिला है, रेजिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये हमारा जो रो है बच्चों, ध्यान देना, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और कहते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक ठीक। अगर मुझे यहां से सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या कर लेंगे भैया, बहुत आसान है, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अब यहाँ पे देख लो रेजिस्टिविटी का इनके साथ रिलेशन कैसा कैसा है, मतलब एल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी भी कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो हाँ या ना, बोलना पड़ेगा भाई पक्का। सर ये वाला तो रेजिस्टेंस ही है ना, हाँ इसको तो हम रेजिस्टेंस ही कहेंगे ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम्स होगी। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी भाई, भैया ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो कैंसिल हो गया, दिस इज कॉल्ड ओम्स इनटू मीटर। तो जो हमारे रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम्स इनटू मीटर। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लेना, बड़े आराम से समझना, ठीक है। ओम्स इनटू मीटर इसकी क्या होती है बच्चे, यूनिट होती है। फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट करना हो नोट कर लो, लेकिन मेरा तो ये मानना है यार कि तुम नोट कर लो तो मुझे ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है, नोट कर लो ज़्यादा सही है। अब यहाँ पे मेरी बात एक छोटी सी ध्यान से समझना, नोट करके इस बात को ध्यान में रख लेना। नोट, ये नोट हमको दिलाएगा, नोट बहुत पैसा दिलाएगा। नोट हमसे कहता है कि अगर हमारा लेंथ वायर का 1 मीटर कर दिया जाए, अगर कोई वायर है जिसका लेंथ हमने कर दिया 1 मीटर, चलो सर मान लिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कर लिया 1 मीटर स्क्वायर, कर लिया ना सर, ध्यान से समझना। तब बताइए हमारी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। अरे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिए, एक बार बताइए, फॉर्मूला तो यही कह रहा था ना कि अगर दोनों को 1 1 कर देंगे तो अरे रुको निकाल लेते हैं, काहे टेंशन ही आ रहे हो। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल की बात कर रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर देंगे, सुनना मेरी बात। अगर रो की वैल्यू हमने क्या कर दिया 1, और यहां से ये भी देख लो, रो इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू एल बाई ए वाला फंडा भी देखो। अगर यहाँ पे तुमने इसकी जगह क्या कर दिया 1, ठीक है, और इसकी जगह भी कर दिया 1, तो तुमको क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू 1 अपॉन 1। अरे हाँ या ना सर, मतलब R इज इक्वल टू रो। अरे हाँ, यही तो मैं तुमको बताना चाहता था कि R इज इक्वल टू रो। रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर के बराबर तब होगी जब हमारा जो कंडक्टर होगा उसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तब हमारा जो कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर होगा वो हमारे कंडक्टर के रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। बोलो भाई यहां तक बात आई समझ में, पक्का, कोई कन्फ्यूजन नहीं सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक एक बात आराम से समझ में आ गई। चलो इसी बात में मैं एक बात और बता देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं, बहुत ध्यान से बनना, टॉपिक का नाम सब लोग आराम से लिख लो यहीं पे जल्दी जल्दी। अच्छा यार देखो मेरे साथ पढ़ा करो ना, मेरा देखो पर्सनली तुम लोगों से कहना है, तो पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखाता चलूँ वैसे वैसे लिखते चलो, आराम से, बड़ा आनंद आएगा यार तुम लोगों को पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, बहुत मौज काटोगे। अब ये स्क्रीनशॉट लोगे फिर लिखोगे तो हम नहीं चाहते कि तुम लोग मेरा लेक्चर हुआ इसे लेट के मस्त आराम से कंबल के अंदर देखो, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता तुम लोगों से, ठीक है। मैं क्या चाहता है तुम लोगों से, मैं चाहता है कि जब तू मेरे से पढ़े बस आराम से पेन कॉपी लेके बैठ जाए, और उस पेन कॉपी से आराम से जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे
लिखता जाए। ठीक है बच्चा, चलो लैपटॉप इसकी थोड़ी सी टेढ़ी कर दे। हाँ देखो, अब हमसे क्या कह रहा है, हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ध्यान से देखना, हेडिंग हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो यार, मैं चाहूं ना तो एक पीपीटी बना के बैठा हूं, पढ़ा दूं, लेकिन यार फील नहीं आएगा। जैसा हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं वैसा ही हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाएंगे। सर ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या? भाई कोचिंग है अपनी, है ना। तो अब ध्यान से समझना, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे सर हम टेम्परेचर पढ़ाते हैं मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। अभी मैं देखो बस 5-7 मिनट 10 मिनट बाद कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिससे फिर ये सारे टॉपिक्स रिलेट हो जाएंगे। ये मेरी ही मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि वो टॉपिक मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं 10th वाला सिलेबस मेरे दिमाग में था तो मैं वो 10th NCERT को फॉलो करने लग गया, है ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे फिर कहेंगे कि अरे सर लग रहा है NCERT से भटक गए क्या। नहीं, मैं भटका नहीं हूँ ना, मैं भटक के पढ़ाऊँगा आपको। तो ध्यान से समझना, एक्चुअली में होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की लोग बात कर रहे हैं। ये बात किसकी कर रहे हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो जब बात हमारे टेम्परेचर कोफिशिएंट की आती है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को पता है क्या कहते हैं? यहीं पे कोने में दाब के लिख लो, अल्फा। अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसी अल्फा को हमको निकालनी है। तो देखो, अल्फा का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू T2 माइनस T1। यहाँ पे भैया हमारा क्या क्या है, आइए मैं इसको एलोबरेट कर देता हूँ। ये है हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक। ये है हमारा टेम्परेचर, ठीक। याद करो, हमने इसी से हमने फॉर्मूला लिखा होगा। अगर मैं इसको वर्डिंग्स के टर्म में लिख दूं कि अल्फा क्या होता है, तो ध्यान से रखना, ऊपर का मतलब क्या है, ρ2 माइनस ρ1। तो ρ2 माइनस ρ1 हमको क्या बता रहा है, रेजिस्टिविटी का चेंज। अबे अगर फाइनल में से इनिशियल माइनस करेगा तो तेरे को बीच में क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा ना। तो यहां जो ρ2 माइनस ρ1 मिल रहा है, ये क्या बता रहा है, चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्या बता रहा है सर, चेंज इन रेजिस्टिविटी। अच्छा, और सर डिनोमिनेटर में क्या बता रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू क्या, राइज इन टेम्परेचर। T2 माइनस T1 हमको क्या बताएगा, ये वाला जो सेगमेंट है T2 माइनस T1, ये हमको बताएगा राइज इन टेम्परेचर। मतलब अब सर यहां पे फॉर्मूले लिख लें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। सर क्या अल्फा हम यहां से निकाल सकते हैं? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच्चा यही है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी निकालने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये। अब यहां से सर कितनी बातें और मिल जाएंगी हमको, जरा ध्यान से देखना। यहां से अब आपको छोटे छोटे कई फॉर्मूले मिलेंगे। जैसे अगर मुझे यहां से, ध्यान से समझना, इसको मान लो, इस वाले को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, ρ2 माइनस ρ1 बराबर अल्फा ρ1 इंटू T2 माइनस T1। ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां से ρ2 माइनस ρ1 की वैल्यू आ गई, तो ρ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1।
ये वैल्यू आई। तो यहीं से अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलने जाती है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये भी एक कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात तुम लोगों को बता दूं कि अल्फा की यूनिट क्या होती है, हेडिंग डाल के कर लो, यूनिट ऑफ अल्फा। अल्फा की यूनिट क्या होती है? तो अल्फा की यूनिट एकदम सीधे होता है पर डिग्री में। डिग्री के केस में हम इसका लेते हैं तो नोट करके इसको लिख लीजिए। सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है डिग्री पर सेंटीग्रेड, इसको क्या कहेंगे? डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री पर सेंटीग्रेड कहोगे? पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको कि हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा वैल्यू है किसका? कोफिशिएंट टेम्परेचर अल्फा का। तो अगर हमसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के टर्म में पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, R2 माइनस बराबर R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये वैल्यू हमको मिलता है इन द टर्म्स ऑफ भैया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के टर्म में अगर हमसे वैल्यू पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट in the term of resistance। ये रही हमारी छोटी छोटी बातें जिसके लिए हमने पढ़ रखा था। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को बहुत ही एक स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें बताऊंगा जो शायद हमारे 10th क्लास में नहीं बताई गई है। देखो ये तो हम रिवाइज कर लो भाई, कोई नो दिक्कत नहीं ना होना चाहिए किसी को। ये देखो आज की क्लास हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है रजिस्टिविटी से, ठीक है? तो छोटे छोटे बातें हैं, आप जिसने नहीं लिखा हो फटाफट स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, सब लोग नोट कर सकते हैं। सर क्या पढ़ा रहे हो? सर ये पढ़ाने का सर तरीका बड़ा मज़ेदार है, बड़ा कलरफुल सा लगता है, जॉली सा, एकदम जॉय सा, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अरे सर जब भी कोई पूछने वाली बात, सर आ रहा है, सर आपको आ रहा है पढ़ाने में? अबे हमको तो आता ही रहता है, आई ऑलवेज टेकिंग मज़ा लिख पढ़ाना मेरा मौलिक रूप अधिकार है, मौलिक रूप अधिकार है, ठीक है? चलो अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो चीज़ें मैं तुमको एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू बताने जाऊँगा, ध्यान से समझना उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ करंट फ्लो inside the wire और कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में करंट हमारा कैसे फ्लो करता है इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, तो समझना ध्यान से। सॉल्यूशन, अब बहुत ही बच्चे ध्यान से समझना यार, बड़े मजेदार सा टॉपिक है एकदम। चलो देखो ध्यान समझना, ये हमसे क्या रहा है। सपोज करिए ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है? कंडक्टर है। अब जब भी कोई भी हमारा कंडक्टर होता है बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे ये सारे के सारे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। मतलब इस कंडक्टर के अंदर हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इधर उधर उधर इधर 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 उधर मस्त एकदम इधर उधर भाग रहे हैं, जिसको कि हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? हमारा रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। कई कई किताबें इसको लिखती हैं जिग-जैग मोशन, जिग-जैग मोशन, ठीक है सर मान लेते हैं। जब से ही अभी देखो
हमने यहाँ पे किसी भी सर्किट से इसको कनेक्ट नहीं कराया, मतलब इस कंडक्टर को हमने किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं कराया है। जैसे ही इस कंडक्टर को हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा देंगे, मतलब सर इसको ये लिया हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया किसी बैटरी से, तो बैटरी का ये वाला जो साइड होगा जिसको हायर पोटेंशियल कहेंगे, इसको लोअर पोटेंशियल कहेंगे। ऐसा हमको पढ़ाया गया है कि यहाँ से करंट निकलता है I, करंट निकला I, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ करंट निकला I, तो इस सर्किट को कंप्लीट कर देता है हमारे करंट को, जबकि ऐसा नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, कई लोग इसको कहते हैं बैटरी, बैटरी और सेल, ठीक, या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे आप पोटेंशियल कह लीजिए, चाहे आप बैटरी कह लीजिए, चाहे आप सेल कह लीजिए, तीनों में से जो आपको मर्जी करे भाई वो कह लीजिए, ठीक। असलियत में देखो होता क्या है, बैटरी के अंदर से निकलती है एनर्जी, ठीक। पोटेंशियल के बारे में हमने क्या बताया था, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या था, V इज इक्वल टू W/Q0 बताया था, वर्क डन बाई टेस्ट चार्ज। जब आप किसी चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हैं तो उसको हम कहते हैं उसका पोटेंशियल, ठीक है। द वर्क डन बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी पॉजिटिव चार्ज पे जब हम काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल कहेंगे। बोलो भैया बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हाँ सर, ये बात तो आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। तो देखो करेंगे क्या, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझना। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कराया, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं जो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टमैटिकली मैनर में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। सर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने का मतलब क्या है? देखो नेगेटिव का मतलब है हमारा लोअर पोटेंशियल। एक बात और जान लो, सर बहुत खतरनाक बता रहे हैं आप तो। देखो ये है ना छोटकू सा, इसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? लोअर पोटेंशियल, ठीक। और इस बड़का वाले को क्या कहते हैं सर? इस बड़के वाले को कहते हैं हायर पोटेंशियल। क्या कहते हैं? हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब बड़े वाले को कहेंगे लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, छोटकू वाले को कहेंगे हम लोअर पोटेंशियल। तो हायर वाले पोटेंशियल से जो पॉजिटिव साइड है, जो बड़ा वाला साइड है, जिसको लाल और काला कहते हैं, यही लाल है, समझे? और जिसको बिजली वाले कहते हैं अर्थिंग और फेस। अच्छा देखो, क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी लड़का पढ़ता है, 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता है, लेकिन साला एक तो बिजली की वायरिंग नहीं कर सकता। कर सकते होगा? नहीं सर, कहाँ रे सब काम करेंगे। अबे तुम तो किताबी ओम्स लॉ जानते हो, मिस्त्री को रियलिटी में पता है ओम्स लॉ क्या होता है। अरे भैया अर्थिंगमा मिल रहा है, फेज नहीं मिल रहा है, अच्छा रुकिए जुगाड़ करते हैं, वो अर्थ में सटा देता है, तो चार्ज का ट्रांसफर अर्थ के थ्रू करने लग जाता है। हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं सर। वो एक काला तार होता है और एक लाल तार होता है, एक को कहता है सर वो अर्थिंग, एक को कहता है फेस। अरे तो एक को कहता है हायर पोटेंशियल, एक को होता है हमारा लोअर पोटेंशियल। वो अर्थिंग फेस का मतलब यही है, दो अलग अलग तार होता है ना, लाल वाला एक काला वाला, समझ रहे हो? दोनों को कंबाइन करके हमारा करंट ट्रांसफर होता है। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। अब बताइए ना फ्लो कैसे करता है। देखो फ्लो करने का सिंपल सा साधारण सा बड़े मज़ेदार सा तरीका है हमारे पास कि जैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाता है, जिगजैग मोशन में करता है, और जैसे ही हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा दिया, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में निगेटिव पॉइंट से, एक सेकंड ध्यान समझना, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर हमने क्या कर दिया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम मस्त V वेलोसिटी से नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक वेलोसिटी से चलने लगते हैं।
आप इसको वेलोसिटी कह लीजिए चाहे स्पीड कह लीजिए, बात सब सही है। क्या करने लगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ये है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलने लगता है। अब यहाँ पे एक बात मजेदार की चीज है भैया, ध्यान में रखो कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये दिस वे इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डायरेक्शन ऑफ चार्ज हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ है, जबकि हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट आई, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा हमारा, हायर टू लोअर, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो भाई समझ में आ रही है बात। तो ये एक प्रोसेस था कि कैसे हमारे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है। तो पहले क्या था, पहले जब हम लाइट वाइट बंद कर देंगे तो हमारा क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में इधर उधर 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 मस्त रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे ही हम इसको किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी से पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करा देते हैं तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहुत सिस्टमैटिकली मैनर में दौड़ने लग जाते हैं विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ध्यान से समझना कि अब ये वायर है, कंडक्टर है, तो वायर और कंडक्टर के अंदर ही छोट छोट आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो नीला बना रहा हूँ ना, ऑरेंज ऑरेंज, इसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, आयरन नहीं कहते ना, आयंस कहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं, छोटकू को मान लिया ये इधर आयंस, इसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। सर इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन अंदर दौड़ते हैं तो क्या ये आयंस के साथ टकराते होंगे? अबे 110%। मतलब इलेक्ट्रॉन आयन से ऐसे टकराया, मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन है आयन से टकराए। अब सुनना, जैसे ही ये आयन से टकराए इन्होंने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया। ध्यान समझना भाई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा आयन से टकराया, इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज किया। जैसे ही उसने अपनी एनर्जी को लूज किया, इधर से बैटरी उसको एनर्जी देता है, चल बे आगे, तो फिर से वो तन के चलने लगता है। फिर उसने टकराया, फिर अपनी एनर्जी लूज किया, फिर उसने अपनी एनर्जी दी, तो फिर वो तन के चलने लगता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है कंडक्टर के अंदर, ऐसे टिक 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 ऐसे चलता है। बात समझ आ रही है, ऐसे लड़के टिक 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 टिक। अब ये इतना ज्यादा अमाउंट होता है, इतना ज्यादा अमाउंट होता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन, कई ढेर सारे आयन से टक 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 कोलाइड करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। भाई टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो कंडक्टर होता है, जो वायर होता है, वो गर्म हो जाता है। बोलो बात आई समझ में नहीं आई? किसी भी तार को तुम ऐसे पकड़ के देखो, तार गर्म हो जाता है। अरे सर बिल्कुल हो जाता है। काहे हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि कई सारे इलेक्ट्रॉन एक ही समय में आयन से कोलाइड करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो वो बेसिकली क्या करेगा, अब टकराने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से कैसी एनर्जी निकलेगी, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी से वायर हमारा गर्म हो गया। समझ रहे हो बात को? तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो अपनी टकरा के एनर्जी को लूज करता है, पीछे से बेचारा हमारा बैटरी उसको एनर्जी देता रहता है। यही कारण है कि हमारी बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज होने लग जाती है। नहीं तो यार सर्किटवा तो पूरा हो ही रहा है, बैटरी को कभी डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हैं, ये तो सर्किट कंप्लीट हो जा रही है ना, बैटरी को तो कभी डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो हमारी क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इसलिए हमारा ये जो सेल है पोटेंशियल V वाला, ये क्या कर जाता है, डिस्चार्ज। कैसे हो जाता है, डिस्चार्ज होने लगता है। और इसीलिए जब वायर और पतला होता है तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अड़स अड़स के चलते हैं। जब अड़स अड़स के चलेंगे तो फ्रिक्शन घिसेंगे ना, और जब वायर का एरिया मोटा कर देंगे तो मस्त तन के इलेक्ट्रॉन चलेगा, टकराएगा नहीं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। बोलो हाँ या ना? अब वही चीज यहाँ पे भी होता है कि भाई एक तो कंडक्टर के अंदर का टेम्परेचर वैसे होता है,
आप जब गर्मी कर दे तो गर्मी, जो हमारा इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में टेम्परेचर और बाहर का होता है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बिजली ज़्यादा जाती है गर्मियों में विद रिस्पेक्ट टू ठंडी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया, हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया तो ट्रांसफार्मर जल गया, वायर जल गया। बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ इस सब पॉइंट पे छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको बहुत ही मेजर लेवल पे समझना पड़ेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, अरे बोल दे यार कमेंट में, मस्त पढ़ा रहा हूँ। चलो तो समझिए, ये कारण है हमारा कि हमारा बैटरी डिस्चार्ज होता है और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से चलता है, चार्ज इस तरीके से फ्लो होता है जिसकी वजह से करंट परफॉर्म करता है। समझ आए? पक्का सारा। सर एक नंबर बात बताओ। सर अब हम मुझे एक बात बताओ, आपने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दौड़ता है, तो सर इसकी कुछ स्पीड होगी ना? हाँ होगी। इसकी जो स्पीड होती है कंडक्टर के अंदर उसको कहते हैं, छोटा सा हेडिंग डाल के लिख लो, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी। सर इलेक्ट्रॉनवा क्या करता है? वो तो टकरा टकरा के चलता है। अरे टकरा टकरा के चलता है, इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहेंगे? इट इज अ एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन inside the wire और कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में मूव करने के लिए कैसा चाहिए वैल्यू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है Vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। अरे सर ये क्या बता दिए? टाउ वाउ क्या होता है? अरे सुनो यार, बता रहे हैं, चिंता मत करो। देखो इसीलिए नहीं बता रहे थे, देखो ध्यान समझना। व्हाट इज ई? अच्छा सबसे पहले एम के बारे में जान लो। एम क्या है हमारा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। टाउ का मतलब है भाई रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड छोटकू ई का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आप हर बच्चा जानता है। इसकी वैल्यू लगभग मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर सब तो समझ में आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं समझ में आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चों मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। मतलब देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएगा, टकराने के बाद जो अपनी एनर्जी लूज करता है, बहुत मिनिमम सेकंड के लिए रुकता है इलेक्ट्रॉन, बस अपनी एनर्जी रिलैक्स करता है, तो बैटरी उसको फिर से एनर्जी दे देती है। समझ आया नहीं है? तो उस मिनिमम टाइम को हम क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। इसको नोट कर लो भाई, पूरा डायग्राम के साथ। ये एकदम बहुत ही अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट है। आप सभी लोग इस चीज़ को प्रॉपर डायग्राम के साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। रुक जाओ, हाँ अब ये मैंने हटा दिया, फटाफट सब लोग इसको नोट कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं सर फिलहाल तो कोई चीज़ समस्या दिक्कत परेशानी होता नहीं है सर। हमने कंडक्टर के बारे में भी पढ़ लिया, सेमी कंडक्टर भी आपने पढ़ा लिया, सुपर कंडक्टर भी पढ़ा दिया। हाँ, और अब हमने क्या क्या पढ़ लिया। अब देखो जो अपन लेक्चर लाएंगे वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? अब अगली टॉपिक हमारी क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको क्या अपन कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम उसको पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो एक दो सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारा रजिस्टिविटी वगैरह पे कर लें। हाँ सर बिल्कुल कर लें, क्यों ना कर ले। सवाल में तो मौज आता है। जब थ्योरी वोरी में क्या रखा है। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, the resistance of a wire of length 5 meter is 100 ohms if the area of cross section of the wire is 3 into 10 to the power minus 7 meter square. Calculate the resistivity of the मेटल। सर आसान सा सवाल है सर, आप मत करो, हम लोग खुद कर लेंगे। अरे पहले सुन तो लो। देखो, सवाल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है बच्चा। सवाल करने के लिए अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तो तुम पहले सवाल में देख लो मसाला क्या क्या दिया है। सबसे पहले देखो हमको क्या क्या दिया, लेंथ दिया है, तो मतलब एल की वैल्यू दे रखी है, एल इज इक्वल टू 5 मीटर में दे रखी है, और वो जो हमको जिस क्वांटिटी में दी हो, जिस यूनिट में दी है, उस यूनिट का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि उतने ही हमको यूनिट में दे रखा है। ठीक, उसके बाद हमको क्या दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है, इतना दिया हुआ है, मतलब 3 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको 1000 ओम। अब आपसे पूछा क्या, रजिस्टिविटी, बेसिकली आपसे रो निकालने के लिए पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रख दो सारे वैल्यू, 1000 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इंटू 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन लेंथ की वैल्यू दी है 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 into 10 to the power minus 6 ओम्स इंटू मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत समस्या? सर फिलहाल तो नहीं समस्या है, आगे कोई समस्या होगी तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अभी मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन के लिए डरो मत, बस अभी मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से थ्योरी पे हम सवाल रख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? सर आई थिंक है नहीं। अब जो हम देखो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल या तो पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में पढ़ लेंगे, सेल, और हम पढ़ लेंगे सेल और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एंड सेल। ये सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में, लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें हम कवर अप करेंगे। समझ रहे हो? तब तक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेक्चर्स को देख के एकदम प्रिपेयर रहो, कॉन्सेप्ट एकदम मस्त बनाए रहो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम्स वगैरह अगर आएंगे तो मस्त देते रहिए। अभी समर वेकेशन है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पढ़ते रहो, मौज करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय।